देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश में मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक हालात का जायज़ा लेने के लिए सन 2005 में जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। सन 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर दी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर नीतियां बनाईं और उन्हें देश भर में लागू किया गया। इस कमेटी की सिफारिशों से मुसलमानों का कितना विकास हुआ, ये जानने के लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में सितंबर 2013 में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू किए जाने के 6-7 साल बाद भी मुसलमानों के हालात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है और उनके विकास के लिए कुछ और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। अब खबर आई है कि यूपीए सरकार द्वारा गठित की गई इस कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र की एनडीए सरकार ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि ये रिपोर्ट आधी अधूरी है और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुद प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर अबू सालेह शरीफ साहब और सच्चर कमेटी के विशेष कार्य अधिकारी और सदस्य डॉक्टर जफ़र महमूद, और हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली के सामाजिक अध्ययन केंद्र CSDS में विजिटिंग प्रोफेसर हिलाल अहमद। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। सरकार के मुताबिक प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट अधूरी है। समिति की रिपोर्ट को खारिज करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि कुंडू समिति को अपनी रिपोर्ट में सभी अल्पसंख्यक समुदायों का अध्ययन करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। समिति के औचित्य पर सवाल उठाते हुए मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं वो काफी पुराने हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सच्चर समिति की सिफारिशों के एक बड़े हिस्से पर अमल के बावजूद भारतीय मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। समिति के मुताबिक 15 सूत्री प्रधानमंत्री योजना के लिए जरूरी पैसा मुहैया नहीं कराया गया। मुस्लिम इलाकों में ना तो नए स्कूल खुले और ना ही अस्पताल, और आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी सरकारी नौकरियों और शिक्षा से दूर है। यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में ये समिति बनाई थी। इस समिति का मकसद सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर हुए अमल और उसके असर का आकलन करना था। समिति ने अक्टूबर 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि आप ही की कमेटी की ऊपर ये चर्चा है और जो रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार कहती है कि आपको जो मैंडेट दिया गया था आपने उसमें शायद उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ मुसलमानों के हालात का आपने जायज़ा लिया है, जबकि ये बाकी इसमें माइनॉरिटीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए था। और दूसरा ये कि आपने जो इसमें डेटा लिया है वो बहुत बाद का है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कहती है कि उस वक्त तक मंत्रालय भी नहीं बना था, तो उसकी योजनाओं पर कुंडू कमेटी क्यों विचार कर सकती है, किस तरह से कर सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि कुंडू कमेटी नाम मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है जी। ये है पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो मेंबरान हैं, फारा नकवी, जी मौलूनी, मोहनन, शाबान, मंजूर आलम साहब, इनामदार साहब, इनका सबका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें बिल्कुल सामने लाना चाहिए। इसलिए पोस्ट सचर इवैल्यूएशन कमेटी, जिसकी रिपोर्ट हमने, जैसे आपने बताया, हमने अक्टूबर में हमने सबमिट किया था जी। पहली बात तो ये है कि ये बात सही नहीं है कि हमारे रिपोर्ट में सिर्फ मुस्लिम्स पर ही फोकस है जी। हमने कैटेगरीज बनाए हैं। इवन मुस्लिम के अंदर 2 कैटेगरीज बनाए हैं, ओबीसी मुस्लिम्स एंड नॉन ओबीसी मुस्लिम्स। उसको हमने कंपेयर किया है अक्रॉस सोशल रिलीजियस ग्रुप्स जी, अक्रॉस अदर माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, पारसीज, सिख्स एंड ऑल्सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एंड द अदर हिंदूज जी। और जहाँ तक सरकारी कमेंट्स का सवाल है जी, मेरी जानकारी ये नहीं है कि ये खारिज हो चुका है जी। मुझे ये कल बताया गया, वैसे मैंने वो रिपोर्ट देखा नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंट ने, जिसने मुझसे पूछा था, उन्होंने बताया कि कुछ कमेंट्स आए हैं। तो पहला कमेंट अगर ये है कि ये मुस्लिम पर
इसका सेंट्रल फोकस मुस्लिम पर है, ये बात सही है, लेकिन उस पर उसमें हमने दूसरे धार्मिक संप्रदायों के साथ में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, ये सही नहीं है। हमने कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में। चलिए, अब आपने जो रिपोर्ट दी उस पर आते हैं। उसमें आपने ये कहा है कि साहब 6-7 साल हो गए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किए हुए, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा नतीजा आपको शायद देखने को नहीं मिला है। दूसरी चीज़ आपने बात कही है कि साहब रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुसलमान शेड्यूल कास्ट के तहत आते हैं उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए और एक डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाए जाने की ज़रूरत है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये तीनों जो आपने रिकमेंडेशन बताए हैं ये निश्चित रूप से हमारे फाइनल रिपोर्ट में है। मैं एक छोटी सी बात और कह लूँ कि हमने आउटकम इंडिकेटर्स जो बनाए हैं हम अपने सर्वे के आधार पर नहीं बनाए, हमने सरकारी आंकड़ों के नेशनल सैंपल सर्वे और पॉपुलेशन सेंसस जिसकी स्टेटस जो है इंटरनेशनली बहुत हाई है, उन आंकड़ों को इस्तेमाल करके हमने आउटकम इंडिकेटर्स बनाए थे सोशल रिलीजियस ग्रुप्स में। इसीलिए 2011-12 के आगे कोई आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जहाँ तक सरकारी फाइल्स में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके इस्तेमाल का सवाल है, हमारे जितना हम लोग ला सके थे, ये बात सही है, उसमें कमी रह गई जी, क्योंकि हमें पूरी सरकारी की बैकिंग नहीं मिली थी उस वक्त जो है इलेक्शन का दौर भी चल रहा था, तो ये निश्चित रूप से अपडेट करने की गुंजाइश है। लेकिन ये बात सही है कि 6-7 साल गुजर जाने के बावजूद मुसलमानों के हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। ये बिल्कुल हमने जो एनालिसिस किया है 2011-12 तो NSS के डेटा से किया है, उसके बाद में हमने कुछ फील्ड सर्वे भी किए और सरकारी फाइलों से हमने इकट्ठा किया है। हमने ये देखा है, मैं बताऊं कि जहाँ तक रूरल एरिया का सवाल है, हमने देखा है कि मुस्लिम्स आर स्लाइटली बेटर देन SC/ST पॉपुलेशन, लेकिन औसत जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी तुलना में जो है वो करीब 10% नीचे है। प्रोफेसर कुंडू, मैं आता हूँ आपके पास में। हाँ। अबू सालेह शरीफ साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, हमारे साथ प्रोफेसर हिलाल अहमद भी जुड़ गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपने चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को बनाने में एक अहम रोल अदा किया, आप शायद उसके मेंबर सेक्रेटरी भी थे, तो जिस मकसद से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, अभी आपने एक और रिपोर्ट तैयार की है, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन चूँकि आप लगातार अपनी नज़र रखते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस लिहाज से क्या आप भी इस बात से सहमत हैं जो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्टें लागू होने के बावजूद वैसा विकास मुसलमानों का नहीं हुआ जैसी आपने उम्मीद की थी? जी, खुरबन अली साहब, देखिए, प्रोफेसर कुंडू हो या मैं हूँ, हम ट्रेंड इकोनॉमिस्ट डेमोग्राफर्स हैं। हम जो डेटा मिलता है गवर्नमेंट से हो या इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो, हम उसको एनालाइज करते हैं और उसको हम वी अटेम्प्ट टू शो कि सोशल ग्रुप्स जो हैं हमारे देश में, जो ऑर्डिनरीली डेली बेसिस पे जिस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस कैटेगरीज यानी सच्चर कमेटी में सोशो रिलीजियस कैटेगरीज बनाए थे हमने, तो उस बेसिस पे हम डेटा को मेजरमेंट यानी एस्टिमेशंस करते हैं जहाँ तक सैम्पल साइज अलो करता है। तो अब कई माइनॉरिटीज़ इंडिया में इतने हैं, बहुत छोटे हैं, जैसा पारसीस हैं, बहुत कम हैं, वो ना के बिना हैं, और जैन्स हैं और क्रिश्चियंस हैं, 2-2.5-3% में आते हैं। मुसलमान जो हैं वो लार्जेस्ट माइनॉरिटीज़ हैं, तो पूरे माइनॉरिटीज़ में 80 to 85% वेट जो है माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों का आता है। तो आप लोकल लेवल में कहीं जाएं, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं और वहाँ पे अगर माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, बाय एंड लार्ज इंडिया में कहीं भी, यूपी में, बिहार में, आपको सिर्फ मुसलमान मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ये 1-2 मिल जाएंगे। तो जहाँ तक नाप तोल कर सकते हैं, एस्टिमेशन करते हैं इंडिया में माइनॉरिटीज़ के नाते, वो सिर्फ मुसलमान का हो सकता है डेटा में, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने जब सच्चर कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, तब उस वक्त प्रधानमंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने हमें एक रीज़न बताया था, पूछा था कि ये रिपोर्ट क्यों मुसलमान के नाम से आप बनाना चाहते हैं। जब हमने उनको इल्तिजा की थी, तो हमने उस वक्त दिखाया था कि आप कोई भी आउटकम इंडिकेटर्स जो प्रोफेसर कुंडू बात कर रहे हैं, सेंसस डेटा लेके, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, वर्क पार्टिसिपेशन हो, फूड सिक्योरिटी हो, इम्यूनाइजेशन रेट्स हो, जो भी आप लेंगे, अगर वो रिलीजन के बेसिस में आप करेंगे तो सिर्फ मुसलमान हैं जो नीचे हैं, जो एवरेज लाइन होती है उसके नीचे सिर्फ मुसलमान है, बाकी के पूरे ऊपर है। तो ये एक सेकंड रीज़न है कि इंडिया में मुस्लिम्स को पिछले 60 साल में कुछ ऐसे चीज़ें हो चुके हैं
कि वो एक सिस्टमिक बयास लगता है मुझे, वो नज़र नहीं आता मगर हो रहा है। क्यों? मुसलमान बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है और एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में या सोशल सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अड़चने आते हैं कि उनको सर्विसेज नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम एक सिस्टमिक बयास सच्चर कमेटी के द्वारा हमने देश के सामने रखा और उस वक्त की गवर्नमेंट उसको कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट की। यहाँ तक कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन हमने पूछी थी, उसके लिए एक दूसरे माधव मेनन कमेटी बनाई। उसी वक्त डाइवर्सिटी इंडेक्स के लिए प्रोफेसर कुंडू हिमसेल्फ वाज ए चेयरमैन। तो यहाँ तक एक्टिविटी पिछली गवर्नमेंट ने किया था। तो ये एक देश के सामने रखा हुआ खाका है, ये एक ऐसा डेटा है, ऐसी किताब है, ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कोई भी उसे काउंटर चेक कर सकते हैं जी। यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, हमारे थिंक टैंक हो, वो सब इसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद इसका इस्तेमाल किए हुए। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आज एक मंत्री हैं आप बीजेपी गवर्नमेंट में, बहुत बड़ी मंत्री हैं, और आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट में कोई बेसिस नहीं है। तो थोड़ा सा ये तो होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स जो इंडिया में हैं जी, उनकी बात को मानना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए। जो प्रोफाइल बना हुआ है, हमारे पूरी ज़िंदगी हम इस पर लगाए हैं, तो वो नुक्ताचीनी करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। मैं आता हूँ आपके पास में। ज़फ़र महमूद साहब, सच्चे कमेटी की रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी उस वक्त आप गवर्नमेंट सर्विस में थे, अब रिटायर हो गए हैं, सोशल कामों में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा आपसे भी वही सवाल है जो मैंने अबू सालेह शरीफ साहब से किया कि इस रिपोर्ट को जब बनाया गया था और जब ये मंजर आम पर आई थी तो ये था कि साहब नहीं, पिछले 60 साल से जो बात कही जा रही थी वो सही थी कि मुसलमान इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या हालात हुए उसको देखने के लिए अमिताभ कुंडू साहब की कमेटी की रिपोर्ट बनी, और वो कमेटी भी कहती है कि कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। आप क्या सोचते हैं? ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह कि इसमें कोई फ़र्क आया नहीं है। ये बात खाली कुंडू साहब ने तो सिस्टमेटिकली रिपोर्ट लिख करके दे दिया, उसके अलावा भी अगर उस वक्त से लेकर के अब तक इवन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जा कर के उनके डेटा अगर आप देखना ईयर आफ्टर ईयर देखना शुरू करें, वही काफ़ी बताने के लिए। जो मिनिस्टर कंसर्न हैं, अगर वो अपनी ही मिनिस्ट्री का डेटा अपनी ही वेबसाइट के ऊपर देख लें, वो भी यही बोल रहे हैं कि इनफैक्ट कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन और गिर गया है। मसलन कई सालों के लिए ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, तो जो पहले परसेंटेज हुआ करती थी बिफोर सच्चर कमेटी वॉज फॉर्म्ड, उसके बाद के सालों में उससे भी गिर गई। और ख़ाली यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की गिर गई, बल्कि टोटल माइनॉरिटीज़ जो उनका रेशियो है इंडिया में वो 19% के करीब है, टोटल माइनॉरिटीज़। और टोटल कई ऐसे हैं डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें ज़ीरो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट परसेंटेज गई वो 7.5%। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर्षमंदर साहब ने भी, वो भी पहले प्राइम मिनिस्टर वो सोनिया गांधी मैडम की जो कमेटी थी उसके मेंबर थे, उन्होंने भी उस वक्त एक प्रॉमिसेस टू कीप एक रिपोर्ट 400 पेज की लिखी थी, आफ्टर सर्वेइंग एट द ग्राउंड लेवल इन मुस्लिम माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। उसके और कई महीनों तक उन्होंने वो काम किया था, उनका पूरा ग्रुप है उसमें मिल करके, शायद हिलाल साहब के ताल्लुक़ था उससे। तो उन्होंने भी यही कहा था कि साहब हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर देखा भी यही है और ये रहा डेटा। उन्होंने उसके वजूहात भी बताई थी। मैं आता हूँ आपके पास में, हिलाल अहमद साहब भी आ चुके हैं स्टूडियो में। हिलाल साहब, आप ख़ुद और आपकी संस्था CSDS इस तरह के काफ़ी सर्वे करते रहते हैं, और अब ये जो चर्चा हो रही है आज जिस पर हम बात कर रहे हैं कि अमिताभ कुंडू साहब की जो क़यादत में, अध्यक्षता में रिपोर्ट कमेटी बनी थी, उसने जो रिपोर्ट दी है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, और क्या सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों के हालात में कोई बेहतरी हुई है? आपकी राय? ये जो पूरा जो आज सुबह अखबारों के ज़रिए हमें पता लगा, जो पूरी बहस हुई, मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो पहलू हैं जी। एक तकनीकी पहलू है, उस पर कुंडू साहब ने, शरीफ साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख दी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको और अच्छी तरह से एलैबोरेट करूं, क्योंकि ये ऑथर हैं और मैं रीडर हूं, तो मैंने सिर्फ इसे पढ़ा ही है जी। अच्छी तरह से जितना मैं पढ़ पाया। दूसरी चीज़ जो है वो है इसके राजनीतिक पक्ष। तो मैं राजनीतिक पक्ष पे बाद में आऊँगा, पहले मैं अपनी रीडिंग बताऊँ कि मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे क्या लगा।
पहली चीज़ जो ये थी कि क्या जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनको किसी तरह के तथ्यों पर, किसी तरह के तर्कों पर पहुंचने के लिए वो आंकड़े उचित हैं या नहीं, पहला मेरा सवाल है। और रिपोर्ट बहुत स्पष्ट करती है कि आंकड़ों को इकट्ठे करने का ज़रिया क्या था और उनको किस मेथडोलॉजी के तहत सिंथेसाइज करके उस आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया गया है। पहली बात, तकनीकी बात है ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसका स्कोप क्या था। अगर आप देखें तो रिपोर्ट में एक पक्ष है जो कि इसके टर्म्स और रेफरेंसेस का है, जिसमें स्पष्ट है कि आपको करना क्या है, और एक रिकमेंडेशन का है। तो रिकमेंडेशन जो है वो पूरी, अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लें और रिपोर्ट के जो आप ये देख लें रिकमेंडेशन और बीजेपी का मैनिफेस्टो, तो मुझे उसमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं लगेगा कि जिस सेकुलरिज्म की बात बीजेपी कर रही है उसी सेकुलरिज्म के इथॉस को एक नई डाइवर्सिटी के साथ ये रिपोर्ट भी पेश कर रही है। तो ये तो इसके तकनीकी पक्ष हैं और इन पक्षों पर मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं जानता कि जो ऑब्जेक्शन अखबारों में आया है उसका ज़रिया क्या था। लेकिन मैं राजनीतिक पक्ष पे आता हूँ और राजनीतिक पक्ष में मुझे एक बार फिर दो बातें लगती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ को बनाए रखना अपने आप में मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके बाद, इसको बनाने के बाद जिस सटल तरीके से धीरे धीरे उसका रवैया बदला, उसको मुझे लगता है कि इस पूरे विवाद में देखने की ज़रूरत है। पहले ही 2 दिन बाद उन्होंने कहा मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सभी मुसलमान जो हैं इस मुल्क के वो हिंदू या हिंदी, ये कंट्रोवर्सी उन्होंने वो कर दी। फिर उसके बाद में जो हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो बुनियादी तौर पर हिंदू धर्म के सुधार के लिए दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो इस तरह से जो एटीट्यूड है, जो पोजीशनिंग थी मिनिस्ट्री की, वो बदलने लगी। चलिए ठीक है। अमिताभ कुंडू साहब, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपकी कमेटी ने जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ इस तरह की बात कही गई थी कि शायद गुजरात में मुसलमानों के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। फिर आप ही की तरफ से वो एक सफाई भी आई कि साहब वो गुजरात के मुसलमानों के हालात तो 10 साल पहले भी बेहतर थे, अभी कोई नई बात हो गई हो ये नहीं है। तो अभी जिसकी तरफ हिलाल साहब भी इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी आपकी इस रिपोर्ट से निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक रीजनल इनइक्वालिटी का सवाल है, इस पर मैं सालों से काम कर रहा हूँ और गुजरात की जो आर्थिक विकास है और उस वहाँ पर जो मुस्लिम्स की हालत है, पहले क्या था अभी क्या है, उस पर भी मैंने कमेंट किया है कि मुस्लिम्स की हालत तो पहले भी अच्छे थे और अभी भी ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी रिपोर्ट में स्टेट लेवल एनालिसिस हमने इसलिए नहीं किया है इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, क्योंकि सैम्पल साइज नेशनल सैम्पल सर्वे से बहुत कम है, इसीलिए हमने उसको अवॉइड किया है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जहाँ तक रूरल एरिया का सवाल है, पिछले 8 सालों हम देखते हैं कि मुस्लिम्स की हालत में सुधार हुआ है जी, लेकिन सुधार जो हुआ है वो एवरेज जो सुधार हुआ है उसकी तुलना में कम है। अच्छा, जहाँ तक अर्बन मुस्लिम का सवाल है, वहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेटा हमने पर कैपिटा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है 2004-05 से 2011-12 ये पीरियड हमने लिया है। हमने देखा है कि मुस्लिम्स का हालत जो है उसमें इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुआ है। और अर्बन डिस्क्रिमिनेशन इन द लेबर मार्केट, इन द हाउसिंग मार्केट, ये निश्चित रूप से एक समस्या के रूप में उभर के आ रही है। हम देखते हैं कि रूरल एरिया में चूंकि मुस्लिम्स एग्रीकल्चर के बाहर हैं, इसलिए उनकी आर्थिक अवस्था जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से थोड़ा बेहतर है, लेकिन अर्बन एरिया में ये सही नहीं है, वो बिल्कुल बॉटम में आते हैं। अबू सलाह शरीफ साहब, अभी आपने पिछले माह एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स रिपोर्ट बनाई थी जिसे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने जारी किया था, और उस रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि आपने कहा है कि मुसलमानों के हालात बेहतर हुए हैं, एक उसका अंश के, लेकिन 6 महीने पहले 27 जून को ये आपकी एक बयान है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम स्टिल ऑन बॉटम ऑफ पिरामिड ऑफ इंडिया, ये अमेरिका में आपने शायद कहीं कहा है। तो क्या आपकी जो स्टडी है उसमें और ये जो कुंडू साहब कह रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क है या कहीं कुछ एग्जैक्टली सेम है जी? कुंडू साहब ने क्या कहा, कोई भी डेटा का नापतोल होता है, मेजरमेंट होता है, 2 डायमेंशंस होते हैं, एक है एब्सोल्यूट लेवल्स और दूसरा है चेंज बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जब पोस्ट सच्चर कमेटी की बात आती है तो कुंडू साहब ने ये मेजरमेंट करने की कोशिश की कि सच्चर कमेटी का जो डेट था 2006, तो उसके भीतर का कोई भी एक बेंचमार्क टाइम और 2011-12 तक उसके दरमियान क्या हुआ। तो इंडिया तो प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी तो पूरी दुनिया जानती है, उसमें मुसलमान भी भागीदार है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान प्रोग्रेस नहीं हो रहा है।
मगर मुसलमान का प्रोग्रेस जो रेट ऑफ चेंज है वो क्यों इस देश में सबसे कम है, ये समस्या है। और अगर रेट ऑफ चेंज इसी रफ्तार से बढ़े तो मुसलमान बिछड़ जाएगा बनिस्बत दूसरे कम्युनिटीज़ का, यानी जो गैप है वो बढ़ जाएगा, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, और मुस्लिम जो है वो न्यू दलित कहलाएगा इन अनदर 10 ईयर्स। अब सेंसस 2011 के आंकड़े क्यों नहीं रिलीज़ हो रहे हैं? क्योंकि 2001 और 2001 में सबसे पहले लिटरेसी रेट्स, विद्याभ्यास शिक्षा के आंकड़े रिलीजन वाइज रिलीज़ किए गए थे इस देश में, इससे पहले कभी भी नहीं हुए थे पिछले 60 साल में। तो अब ये गवर्नमेंट शायद कतरा रही है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे कंटिन्यू करना पड़ेगा उनको। ये नहीं कह सकते क्या लिटरेसी फिगर्स देंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फिगर्स दे देंगे, लिटरेसी के नहीं देंगे, ये कैसा देश है हमारा? ये नहीं हो सकता। और दूसरा, सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, हर तरह के नए आंकड़े रिलीजियस बेसिस पे इनको पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चर कमेटी में यहाँ तक कि हमने बैंक लोन्स के लिए सेपरेट चैप्टर बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने डेटा एक्सेस किया था, वो डेटा भी जहाँ जिस हद तक सेंसस में डेटा है उसको पब्लिश करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन रेट्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे जो पढ़ते हैं, और मॉल न्यूट्रिशन का डेटा जो है, और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के यानी मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में तो ऐसे ये चिल्लर बोलते हैं ना, रुपए में से 5 पैसे का बजट है। हमारे देश का बजट कितना बड़ा है, तो मुसलमान हर बजट का भागीदार है। तो अगर मैं कहूं कि आपकी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मुसलमान का उस तरह से विकास नहीं हो रहा जिस तरह की आपने अपेक्षा की थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट, वो बिछड़ाव हो रहा है। जी ज़फ़र महमूद साहब, तो सवाल उठता है कि फिर आखिर होना क्या चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक ये तरीक़ा हो सकता था, वो तरीक़ा अपनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कितनी हुई इसको करने के लिए कमेटी बना दी गई। फिर आखिर क्या वजह है कि काम कहाँ रुका हुआ है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा है कि ये नरेंद्र मोदी साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने वाले थे, उसी वक्त एक अहमदाबाद में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें APJ अब्दुल कलाम साहब ने इनाग्रेट किया था, और कुछ मुसलमान बुलाए गए थे, उसमें से सिर्फ मेरा ही एक प्रेजेंटेशन था। तो मैंने 30 मिनट का प्रेजेंटेशन पूरा किया था, वो सब जगह रिपोर्टेड है बहुत वाइडली। उसमें मैंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। इवन UPA गवर्नमेंट ने उस वक्त नहीं लिए थे। इनफैक्ट UPA गवर्नमेंट से भी हमें काफ़ी शिकायत रही कि रिपोर्ट आने के 7 साल के बाद बहुत दिनों तक कुछ हुआ ही नहीं, अलावा वक्फ कानून में थोड़ी बहुत तब्दीली की, बाकी कुछ खास हुआ नहीं इम्प्लीमेंटेशन। तो वो सब हमने उनके सामने रखा कि साहब आपने हमें इस वजह से बुलाया है ताकि मुसलमान आपके साथ आएँ, तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप अपने रुख में ये तब्दीली करिए और ये काम करिए। तो आप कुछ नहीं है, तो आप इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है नहीं, तो आप एक डेलीगेशन लेके प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि सच्चर कमेटी की ये मुद्दे हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करिए। वो सब सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि हाँ ज़फ़र महमूद ने जो कुछ कहा है वो एक दृष्टिकोण है और उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन उसकी रोशनी में मैंने उनको खत लिखा जब उन्होंने बहुत संक्षेप में मुझे ज़रा हिलाल साहब के पास भी जाना है, प्राइम मिनिस्टर बन गए वगैरह। उसके बाद उन्होंने पहला जो मेडन स्पीच उनकी पार्लियामेंट में थी, उसमें करीब उन्होंने 20-25 सेंटेंस बोले थे मुसलमानों के ताल्लुक से, बहुत अच्छे, बड़े उम्मीद अफजा, बहुत होपफुल था, लेकिन अमल नहीं हुआ। तो उसकी रोशनी में मैंने उनको कहा कि साहब देखिए ये काम मैंने आपसे अर्ज़ किए थे, बराए मेहरबानी इसके ऊपर फिर आप कुछ रोशनी डालें, कुछ करें, कुछ। तो उसमें ये बात तो मैं कहूँगा, देखिए जो मैंने पॉइंट्स रखे थे उसमें से 2 बातें तो उन्होंने की हैं। एक तो काम उन्होंने ये किया कि मैंने उनसे कहा था साहब आपकी BJP की वेबसाइट के ऊपर जो फ़िलासफ़ी दी हुई है BJP की उसको क्लिक करो। मेरे पास वक्त बहुत कम है, माजरत के साथ में। हिलाल साहब आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में कि क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे ये हालत बदले? 2 चीज़ें, जैसे कि अभी कुंडू साहब की रिपोर्ट आई, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट डाइवर्सिटी इंडेक्स की शरीफ साहब वाली रिपोर्ट आई है, तो हमारे पास में एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनना शुरू हो चुका है। और गवर्नेंस के लिए, और ये रिपोर्ट की एक रिकमेंडेशन भी है कि अगर आप वाकई में कोई बड़ा चेंज चाहते हैं तो आपके पास में तथ्य होने चाहिए। तो आंकड़े और तथ्य पिछले 10-15 सालों में हमने काफ़ी इकट्ठे किए हैं। अब ये पॉलिटिकल विल का सवाल है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल अगर बनती है और पॉलिटिकल
कंसेंसस बनती है, तो शायद इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई, मुझे नहीं लगता कि रुकावट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल अहमद साहब, ज़फ़र महमूद साहब, अबू सालेह शरीफ साहब और अमिताभ कुंडू साहब स्टूडियो आने और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बात वहीं आती है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल है, तब तो कुछ काम हो सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर बात बहस में उलझ कर रह जाती है। देश देशांतर में मेरे साथ आज इतना ही। नमस्कार।